तो आज हम सीटेट सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंधार यानी अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेख 2 लिपियों में लिखे हुए हैं, वे लिपियां कौन सी हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वे लिपियां यूनानी तथा अरामीक। यह इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनें। कथन ए दिया हुआ है, मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और दूसरा कथन आर है, यह इसीलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें तथा तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे जाएं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। तो याद रखिएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे क्योंकि? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़िए और सही विकल्प बताइए। कथन ए दिया हुआ है, अशोक के दम्भ में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। और दूसरा कथन बी है, अशोक ने दम्भ महामत्त नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा 35 का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए गलत है लेकिन बी सही है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चोल वंश के संबंध में कौन सा सही है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, चोल चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। तो याद रखिएगा, चोल वंश के संबंध में कौन सा सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन ए और बी कथनों पर वुड के नीति पत्र के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया हुआ है, वुड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। और कथन बी है, पूर्व का साहित्य त्रुटि रहित था। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन बी गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। चौसा का संग्राम 1539 में हुआ था, कन्नौज का संग्राम 1540 में हुआ था और खानूगा का संग्राम 1527 में हुआ था और चंदेरी का संग्राम 1528 में हुआ था। तो याद रखिएगा, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का संग्राम 1540 और खानूगा का संग्राम 1527 और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। इसका सही उत्तर था ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, मुख्य भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित का चयन कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है। नम्मलवर दक्षिण भारत से थे और चैतन्य देवा यह कहाँ से थे? यह थे पूर्वी भारत से। तो याद रखिएगा, चैतन्य देवा पूर्वी भारत से थे और सूरदास कहाँ से थे? सूरदास थे उत्तर भारत से। तो याद रखिएगा, सूरदास उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश से।
नरसिंह मेहता पश्चिमी भारत से थे। तो याद रखिएगा, नम्मलवर दक्षिण भारत से, चैतन्य देव पूर्वी भारत से, सूरदास उत्तर भारत उत्तर प्रदेश से और नरसिंह मेहता पश्चिमी भारत से थे। यह इसका सही क्रम है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। गुलामगिरी किताब किसने लिखी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फूले। यह किताब है ज्योतिबा राय फूले की। तो याद रखिएगा, गुलामगिरी किताब किसने की है? ज्योतिबा राय फूले की है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव जात के लिए एक जात एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। मानव जात के लिए एक जात एक धर्म एक ईश्वर, यह नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, नारायण गुरु ने दिया था। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन में जाना गया? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कि आपको याद रखना है। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकती हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ ए, नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। और दूसरा कथन आर है, महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। तो बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है किसके द्वारा दिया गया था? बताइएगा यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। पूछा गया संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन है राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, किसके द्वारा दिया गया था यह कथन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन पहला दिया हुआ है, ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। और दूसरा कथन है, आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो इसका सही कथन है ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब क्या होगा? अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है अक्षांश, जिन्हें समांतर कहते हैं। रेखाओं का आकार कम हो जाता है। तो अक्षांश रेखाओं का आकार कम होता जाता है, यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब अक्षांश रेखाओं का आकार कम होता जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज कीजिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बन सके। पिछला क्वेश्चन हम दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो दोनों ही बात सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र डैश देशांतरीय विस्तार है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र डैश देशांतरीय विस्तार है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा 15 डिग्री। प्रत्येक क्षेत्र 15 देशांतरीय विस्तार है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन चंद्रमा के बारे में सही हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन चंद्रमा के बारे में सही हैं। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा कथन ए और सी इसका सही उत्तर है। चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। और सी वाला ऑप्शन है चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं। क्या बनाते हैं। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर बहुत सारे पर्वत हैं और वे छाया बनाते हैं। और चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इसका सही उत्तर था ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए गए कथनों के आधार पर महासागर की पहचान कीजिए। यह सबसे गहरा महासागर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इससे ऊपर गुजरती है। यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं। तो बताइएगा सही विकल्प क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर है। प्रशांत महासागर गहरा महासागर है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं। यह इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है नीचे दिए कथनों के आधार पर महाद्वीप को पहचानिए। कथन है पहला यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। दूसरा कथन है यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। और तीसरा कथन है इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप इसका सही उत्तर है। तो अफ्रीका महाद्वीप यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। और इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप का। अगला प्रश्न है समताप मंडल के बारे में दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है। और दूसरा कारण है यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो याद रखिएगा जो कथन था पहला यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है और यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं को लगभग मुक्त होता है। तो याद रखिएगा यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन पहला। दोनों ही बातें सही हैं। 51 वाला ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। और यह भी याद रखिएगा जो ओजोन परत है वह कहाँ पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा क्षेत्र जहाँ गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। तो याद रखिएगा विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फलों की कृषि
कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान कहलाता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। कौन सा क्षेत्र फलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। इसका सही उत्तर है भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसका सही उत्तर है भूमध्य सागरीय प्रदेश। 53 का दूसरा ऑप्शन सही उत्तर है भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा अमेजन नदी बेसिन। इसका सही उत्तर है अमेजन नदी बेसिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है वह डैश क्षेत्र कहलाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। इसका सही उत्तर है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है वह द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। यह इसका सही उत्तर है। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। बहुत ही सरल प्रश्न है। सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इसका सही बताइएगा उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। इसका सही उत्तर है सेरीकल्चर किसे कहते हैं। रेशम के कीटों के पालन को यानी सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं यानी रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर कहते हैं मछली पालन को और बीटी कल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को और हॉर्टिकल्चर कहते हैं फलों व फूलों की खेती को। तो याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सेरीकल्चर रेशम के कीटों का पालन होता है इसमें और पीसी कल्चर है मछली पालन और बीटी कल्चर है अंगूर की खेती और हॉर्टिकल्चर है फलों व फूलों की खेती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन पहला ए दिया हुआ है आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। और दूसरा जो कथन आर है सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। दोबारा से पढ़ लीजिएगा। कथन दिया हुआ है पहला आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपकरण की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है और दूसरा कथन है सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है पहला अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं परंतु उनकी अधिगम शैलियों आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी होती है। और दूसरा कथन है एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। ए और बी दोनों गलत हैं। दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा एक विशेष ब्रांड के दंत मंजन यानी टूथपेस्ट का प्रयोग। यह सामाजिक विज्ञापन का
उदार नहीं है, जबकि सामाजिक से संबंधित है समय पर कर का भुगतान, कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी बनाए रखना, जल बर्बादी को रोकना। यह सभी सामाजिक हैं, जबकि यह सामाजिक नहीं है। भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं। बताइए भारतीय संसद में कौन कौन आते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यह सभी भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कथन ABC इसका सही उत्तर है। सरकार की नीतियां व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा, जनमानस की राय को व्यक्त करके और सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला और ऑप्शन ABC इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, यानी ABC इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय और विदेशी कंपनियों दोनों के द्वारा बड़े शहरों में कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। इसके पीछे के संभावित कारण क्या हैं? बताइए इसके पीछे के संभावित कारण क्या हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, कथन ABC इसका सही उत्तर है। कम श्रमिक लागत, अंग्रेजी बोलने वाली आबादी और सुविधाजनक समय क्षेत्र। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन ABC इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा होने वाली गतिविधियों के सही सामूहिकरण की पहचान कीजिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। घड़े बनाना, टोकरी बुनना, ईंट बनाना ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा होने वाली गतिविधियों के सही समीकरण हैं। घड़े बनाना, टोकरी बुनना और ईंट बनाना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रों की प्रमुख विशेषता की पहचान करें। लोकतंत्रों की प्रमुख विशेषता की पहचान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। समानता इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ABC इसका सही उत्तर है। महिलाओं की संपत्ति अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है और लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धताएं है और सहभागी लोकतंत्र क्या है? पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ABC इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का वैध उद्देश्य कौन सा है? बताइएगा संविधान का वैध उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना। यह संविधान का वैध उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में डैश के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। तो पूछा गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान में डैश के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ABC इसका सही उत्तर है, भाषा, धर्म और संस्कृति। तो भारतीय संविधान में भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका में अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम है? सही आरोही क्रम है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सत्र न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। यह इसका सही क्रम है। तो भारतीय न्यायपालिका में अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम क्या है? सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। यह इसका सही उत्तर है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा झूठन उजागर करती है। यह क्या उजागर करती है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा झूठन क्या उजागर करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जातीय भेदभाव को उजागर करती है झूठन। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए। कथन है पहला, समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। और दूसरा कथन है, मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गईं। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के। दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान अथवा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय की शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए आवश्यक है? पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान अथवा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय की शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए आवश्यक है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चे संकल्पनाओं की अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। बच्चे संकल्पनाओं की अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से ही सीखते हैं। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों की गणना डैश के रूप में की जाती है? बताइएगा किसके रूप में की जाती है? ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों की गणना किस रूप में की जाती है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पश्चगामी। इसका सही उत्तर है पश्चगामी के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के अंतर्गत आता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? पूछा गया है, राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीतियों के अंतर्गत आता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। इसका सही उत्तर है बी और डी इसका सही उत्तर है। चर्चा और प्रश्न उत्तर इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के अंतर्गत आता है? चर्चा और प्रश्न उत्तर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियाँ हैं? पूछा गया है, निम्नलिखित में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियाँ हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, BCD इसका सही उत्तर है। तो सामान्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? सहभागी, विषयक जिसे थीमेटिक कहते हैं, और ऐतिहासिक। यह इसका सही उत्तर है। BCD इसका सही उत्तर है, ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। यह इसका सही उत्तर है। पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान
विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है। पूछा गया, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ABC इसका सही उत्तर है। ABC इसका सही उत्तर है, यानी तीनों ही गलत कथन सही हैं। तो कथन संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल देना और प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। और तीसरा कथन है, स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन तीसरा, ABC इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। वह कहती है, ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने के लिए कह सकती है। दूसरा कथन है, विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना पर काम करने के लिए कह सकती है। और तीसरा कथन है, विद्यार्थियों को प्रावधानों को समझ सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकती है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कथन A और B इसका सही उत्तर है। विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने के लिए कह सकती है। और दूसरा है, विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना पर काम करने के लिए कह सकती है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन पहला, AB इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि युवा संसद सत्र जैसे विषयों को पढ़ाने में सबसे उचित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्न में से कौन सी विधि युवा संसद सत्र जैसे विषयों को पढ़ाने में सबसे उचित है। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, नाट्यकरण तकनीक, यह इसका सही उत्तर है। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन क्या है। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन है, बताइएगा वह कथन कौन कौन से हैं, उसका सही चुनाव कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ACD इसका सही उत्तर है। कथन A पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है और मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर है, ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ACD इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित किए गए आंकड़ों, जिसे डेटा कहते हैं, का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। पूछा गया, आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, आगमनात्मक विधि के तहत, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। BCD इसका सही उत्तर है। सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना, फिल्मों और वृत्त चित्रों को देखना, सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। ऑप्शन है पहला, रजिया की कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। दूसरा कथन है, अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए भी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, ए और बी। जेंडर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं और हिंसा को बढ़ावा, यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही को पहचानिए। कथन है पहला, तो बताइएगा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही को पहचानिए। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ABC इसका सही उत्तर है। कथन ABC इसका सही उत्तर है। ऑप्शन इसका तीसरा सही उत्तर है। अब लेखागार एक ऐसा स्थान होता है अब लेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। और कथन बी है, पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती हैं और धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है। तो बताइएगा परियोजना कार्य का कौन सा उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं को सूची को कंठस्थ करना और सूचीबद्ध करना, यह उदाहरण नहीं है। यह परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन तीसरा। जबकि परियोजना कार्य का उदाहरण है एक नए औद्योगिक नगर में प्रवासियों का सर्वेक्षण करना और पूछना कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ काम करते हैं। और तीसरा वाला भी है, वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं को सूची को कंठस्थ करना एवं सूचीबद्ध करना, ये नहीं है, दूसरा है। नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्रियाशील नमूने का निर्माण करना। और चौथा है, ऐतिहासिक घटनाओं की समय सीमा का पुनः सृजन करना। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन तीसरा, जो कि नहीं आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक आकलन से क्या तात्पर्य है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। शैक्षिक आकलन से तात्पर्य क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करना, जो कि शैक्षिक आकलन से इसका तात्पर्य है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ्य उद्देश्य में से एक पाठ्य उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है, तो विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया था, एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्य में से एक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है, विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य के क्षेत्र में आएगा। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है। सी और डी इसका सही उत्तर है। स्मरण करना, बोध और समझ, यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। सी और डी कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। BCD इसका सही उत्तर है। कथन बी, चीनी उद्योग कैसे काम करता है। बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं हैं और हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, BCD कथन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में
संलिप्त हो यह हिस्सा बन जाता है। यह किसका हिस्सा बन जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अधिगम की तरह आकलन का हिस्सा बन जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। आलोचनात्मक चिंतन को कौन बढ़ावा देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, बी और डी कथन सही है। देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को बढ़ावा देना असंभव है, उचित सिद्ध करें। और दूसरा है, हरित क्रांति से भारत को मृदा यानी मिट्टी अपकर्ष की ओर पहुंचा दिया। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है। एसीडी कथन इसका सही उत्तर है। बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके में गतिविधियों, अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें। बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने दें। और अगला है, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करना। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, एसीडी कथन इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये थे सीटेट सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इन प्रश्नों को और देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।